बच्चों, कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये गलतियां अक्सर लापरवाही से पैदा होती हैं, जिसमें जान भी जा सकती है। ऐसी ही गलती रागिनी ने की थी, जो मध्य प्रदेश के बियाबान जगह पर आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही थी। अचानक उसे फोन आया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, तो जल्दबाजी में ऑनलाइन टिकट बनाने बैठ गई। वो रात अमावस्या की रात थी। टिकट हो गई। टिकट हो जाने से वो खुश थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि रात में रेलवे की साइट से टिकट बुक नहीं होती, लेकिन उसकी कंफर्म टिकट बुक हो चुकी थी। चंबल एक्सप्रेस, कोच नंबर X13, टाइम 2 AM। सिर्फ 2 घंटे हैं, मुझे तुरंत निकलना होगा। रागिनी जितनी तेजी से अपना लगेज तैयार कर सकती थी, करके 1 घंटा साइकिल चलाकर स्टेशन पर पहुंच गई। 2 बजने ही वाले थे। ओह गॉड, यहाँ मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। अगर पापा की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो मैं कभी इतनी रात में यहाँ नहीं आती। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? ये तो मेरी ही ट्रेन है, कोच भी मेरा है। हाँ माँ, ट्रेन मिल गई है। पापा कैसे हैं? ग्रेट। हाँ, मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। रखती हूँ माँ, ट्रेन में चढ़ रही हूँ। वाओ, सीट का नंबर भी तेरा है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। गॉड नोज मेरे लिए क्या होगा। इस बॉगी में तो कोई है ही नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? छोड़ यार रागिनी, इतने एडवांस दुनिया में दकियानूसी टाइप की कुछ मत सोच। जल्दी से फ्रेश होकर सो जा, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा। आप कौन हैं? मैं रागिनी हूँ। I'm sorry, रागिनी मैं हूँ, और ये सीट भी मेरी है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। ये सीट नंबर 13 मेरी है, और मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उन्हीं से मिलने अपने घर दिल्ली जा रही हूँ। प्लीज आप जो भी हैं, मेरी शक्ल का मेकअप करके मुझे परेशान मत कीजिए। मैं पहले से ही परेशान और डरी हुई हूँ। ये सब क्या बकवास है? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मैं जा रही हूँ दिल्ली। तू सही कह रही है, ये सब बकवास है, लेकिन यही बकवास तेरी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। तुम कौन? ये मैं हूँ। ओह गॉड, बचाओ, बचाओ! इस ट्रेन पर मेरा अधिकार है रागिनी। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं तुम्हें सुनने वाला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन इस डिब्बे में जब आग लगी थी तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया था। मेरा भी परिवार था, मुझे उन लोगों ने उनके पास नहीं पहुंचने दिया। तब से मैं भी किसी को उसके परिवार से मिलने नहीं देती। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? बोलो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तूने इस डिब्बे में आकर बहुत बड़ी गलती की है।
मुझे मारने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स कितने दुखी हुए होंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि किसी और के पेरेंट्स भी लगातार इसी तरह दुख में जिए और उनके बच्चे को मारने वाले को वो कोसते रहे और तुम यूं ही भटकती रहो? बोलो, क्या ये खूनी सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? तुम्हारी मौत की कीमत कितने इंसानों की जान है? बोलो बोलो। एक्सक्यूज मी, हेलो, उठिए उठिए। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं। पर इतनी सुबह तुम यहाँ इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रही हो? मेरी ट्रेन थी रात की, चंबल एक्सप्रेस। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? बच्चे, पहली बात तो चंबल एक्सप्रेस रात में नहीं चलती। वो इस स्टेशन पर दोपहर 2 बजे आती है और बोगी X13 को पिछले 13 साल से ट्रेन में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि उसमें कविता नाम की एक लड़की शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर मर गई थी। मेरे ख्याल से किसी टेक्निकल एरर के चलते आपकी टिकट पर गलत टाइम और X13 प्रिंट हो गया है। मैं ठीक करवा देता हूँ। मेरी मर चुकी भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब किसी का फैमिली मेंबर X13 में चढ़कर नहीं मरेगा। मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग 12/26 में। प्लीज उनसे जाकर एक बार कह देना कि उनकी बेटी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी कविता। रागिनी ने परेशानी में लापरवाही के साथ टिकट बुक जरूर करवा ली थी, लेकिन किस्मत से आज वो जिंदा है और उसकी वजह से कई और लोग मरने से बच गए। मगर हर किसी की किस्मत रागिनी जैसी बुलंद नहीं होती। दोस्तों, अगर इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर रमन ने अपने काम को ईमानदारी की छदम खाल उड़ाकर उसे अपनी हवस बुझाने का जरिया बना लिया था। यार संदीप, पूरा 1 वीक निकल गया, लेकिन अभी तक हम वर्मा सर की हॉरर फिल्म की हीरोइन ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये काम हमारे हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। बॉस, ये पिछले प्रोफाइल देख लो, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तू भी ना मूर्खों वाली बात करता है। अबे राकेश छाबड़ा, सोगी जी, ये सब ऐसे ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन गए हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो आई थिंक सर, हमें ओपन ऑडिशन रख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी नए चेहरे में हमारी हीरोइन जरूर मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर ऑडिशन की सारी डिटेल्स अपलोड कर दो, मगर एड्रेस यहाँ का नहीं, मड आइलैंड के ऑफिस का रखना। वो जगह लकी है मेरे लिए। मेरे करियर की शुरुआत उसी ऑफिस से हुई थी। तू जल्दी से ये सब निपटा ले, हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाले ऑफिस पहुंचकर ऑडिशन का सेटअप करने में जुट गए। काम खत्म करते हुए उन्हें रात हो गई और रात होते ही दोनों गुरु और चेला शराब की बोतल में उतर गए। रमन सर, मेरी मम्मी कहती है कि आपने मुझे पीना सिखाकर मुझे बिगाड़ दिया है। तो ठीक है, आज के बाद तू दूध ही पीना। ये इतनी रात में कौन आया है? जा देख तो। जी कहिए। सर, मैंने वो ड्रेस बुक पर ऑडिशन का मैसेज देखा था 12 बजे का, उसी के लिए ही आई हूँ। अरे बाबा, ऑडिशन का टाइम रात 12 बजे का नहीं, दिन के 12 बजे का है। आप दिन में आइए, 12 बजे। देखिए सर,
अगर आप मेरा भी ऑडिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। कितनी दूर से? जहन्नुम से आई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सर प्लीज ऑडिशन अभी ले लीजिए ना। संदीप ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो ले लेते हैं ऑडिशन। तो चल कैमरा और लाइट्स ऑन कर। सर अभी कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल? संदीप जी, अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ। अभी आपने कहा था ना क्या जहन्नुम से आई हो, तो जहन्नुम से आने वाले तो सब जानते हैं। नाम, जन्म। यूं पहेलियां बुझाने की बजाय तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, वरना निकलो यहाँ से। अबे सुन लिया होगा मुझसे ही तेरा नाम, बेकार में क्यों इशू बना रहा है? आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीख। चल अब ऑडिशन की तैयारी कर। बुराई जब रगों में खून बनकर दौड़ने लगती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऐसा ही हाल रमन का था। आधी रात में कम कपड़े पहने हुए एक लड़की ऑडिशन देने क्या आई, वासना उसकी आंखों से टपकने लगी। रमन संगीता का फायदा उठाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये ऑडिशन उसकी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन होने जा रहा है। देखो अब तुम्हें मेरे 3 तक गिनती करते हुए इस कैमरा की ओर पूरे गुस्से से देखना है, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल अपने शिकार को देखती है। So 1, 2, 3 and action। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हर बुराई इंसान के सामने लौट कर आती है। अरे वाह, बिना डायलॉग मिले इतना रियलिस्टिक डायलॉग भी बोल दिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसे ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं। बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती। माइंड ब्लोइंग। संदीप कल ऑडिशन कैंसिल कर दे। अब और ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा को भी कॉल करके बोल दे कि उनकी हीरोइन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी संगीता। संगीता 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 संगीता। सर कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा नाम सुनकर कुछ याद आ गया था। संदीप तू क्या बोलता है, कैसा लगा? अच्छा ऑडिशन था सर। मेरे खराब बिहेवियर के लिए वेरी सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी हो गया हो तो अब ऑडिशन भी चेक कर ले। बॉस बैटरी डाउन हो गई है। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ले। सॉरी सर, मैं जल्दबाजी में बैटरी का दूसरा सेट लाना ही भूल गया। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं अभी लोखंड वाला ऑफिस जाकर ले आता हूँ। 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर। उसके बाद ऑडिशन चेक करके इन्हें भेज देंगे। तेरा हमेशा का यही नाटक है। होने वाली सुपरस्टार का एक एक पल कीमती होता है, समझा तू? जा जल्दी लेकर आ। हमें लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब लौट कर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वक्त वो खेती होती है जहां हर बीते वक्त में हम अपने हाथों से अपने कर्म बोते हैं और एक समय के बाद अपने कर्मों की फसल हमें खुद ही काटनी होती है। आज रमन के कर्मों की फसल कटने का समय आ गया था। एक्चुअली मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। इस हॉरर मूवी में हीरोइन अपनी मौत का बदला लेती है। थोड़ा एक्सपोज भी करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल तो ये सब कॉमन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो? चिंता मत करो रमन, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि पिछली बार की तरह इस बार मेरा यूज करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं। कौन हो तुम? बताया ना, मेरा नाम संगीता है, वही संगीता जिसे तुमने इसी बंगले में जिंदा दफन कर दिया था। ये कैसा मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आओ संगीता। बहुत सालों से, कब से निभा रही हूँ मैं इस कैरेक्टर को सर। ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं? यही तो मेरा असली कैरेक्टर है। अरे 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 तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे वैसे ही होता जा रहा है जैसे तूने किया था। यहीं इसी जगह तूने मुझे जिंदा गाड़ा था ना। अब मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगी। यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ रमन। तू होगा तो मजा आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब बदले का गुस्सा आसमान को चीर देता है ना रमन, तो मरे हुए लौट आते हैं। नहीं संगीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों के हाथों मरकर जो लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं, उनके पास माफी नहीं, मौत होती है। मौत। आज का मेरा ये ऑडिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन था रमन। अब तू ऑडिशन लेने के बहाने किसी भी लड़की का शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बुरे कर्मों की जो फसल हम बोते हैं उसे इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है। संदीप इस बुरे कर्म से दूर था, इसलिए बच गया। लेकिन आप लोग भूल से भी किसी लड़की का ना तो शोषण करना और न ही करते हुए देखना, वरना संगीता आज भी यही है हम सबके बीच। ये है हमारा नया बंगलो। दीदी, मानना पड़ेगा जीजू की पसंद को। जब भी कोई चीज पसंद करते हैं टॉप क्लास की ही करते हैं। सब मेरी संगत का असर है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। झूठ बोल रही हूँ तो बताओ, तुमने ये जो कपड़े पहने हैं ये किसकी पसंद है? हाँ, है तो तुम्हारी ही पसंद के, लेकिन जीजू रहने दीजिए, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि शादी के बाद इंसान जोरू का गुलाम हो जाता है। क्यों दीदी? यस। अगर तुम दोनों भाई बहन का टांग खींचना हो गया हो तो सामान लेकर अंदर चलें। जीजू, अच्छा हुआ अपने वर्कर्स को बोलकर पहले ही सामान सेट करा दिया, वरना इतने बड़े बंगलों में सामान सजाते सजाते मेरी तो हालत ही पतली हो जाती। क्यों दीदी? सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी हालत पतली हो जाती है छोटे। मुझे पता है तुम दोनों कमजोर इंसान हो, इसलिए मैंने वर्कर्स से सामान रखवा दिया। आहाहाहा, रहने भी दो तुम। मुझे पता है तुम कितने बड़े बाहुबली हो। उठाकर एक गिलास पानी तो तुमसे पिया नहीं जाता। बड़े आए घर सजाने वाले। हाँ। तुम दोनों आलसियों के चक्कर में रहता तो मुझे ही अपने हाथ पैर तोड़ने पड़ते। जीजू, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि एक नंबर के आलसी हम नहीं, आप हैं। चुप कर। अगर तू जोरू का भाई नहीं होता ना साले, तो अभी के अभी तेरी मुर्गी मसाला बना डालता। जब देखो बहन के साथ जाके खड़ा हो जाता है, चपड़ गंजू। दीदी छोड़ो इस आदमी को, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मुझे जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ताकि खा पीकर मैं आराम से सो सकूं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं देखती हूँ कुछ।
क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मौसम खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। संजय, ये कौन बोला? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दीदी, लगता है यहाँ कोई भूत है। भागो दीदी, जीजू भागो। संजय, जल्दी दरवाजा खोलो। कोशिश कर रहा हूँ नैना, पर खुल नहीं रहा है। ए जी, कुछ कीजिए, मेरा भाई तो लट्टू के जैसा घूमने लगा है। दीदी, जीजू, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। मयंक! मयंक! नैना, नैना मुझे बचाओ। संजय! मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे माँ, मेरी कमर। जीजू, मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है। क्या हम अभी भी जिंदा हैं? संजय, इस घर में 100% भूत है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो। हाँ जीजू, ये घर भूतिया है, भूत है यहाँ। चलो यहाँ से। कहा साले तूने? मैं अभी ओनर को कॉल करता हूँ। क्यों जी? यही बात तो मैंने भी बोली थी। ठीक तुमने सिर्फ मयंक को क्यों कहा? क्योंकि जोरू के इकलौते भाई की हर बात में वजन होता है। पॉइंट। आई लव यू जीजू। मेरी बात का मजाक उड़ाते हो ना? एक बार इस घर से निकल जाऊं, फिर बताती हूँ। हेलो, हेलो प्रकाश जी, मैं संजय बोल रहा हूँ, आपका किराएदार। हम माफी चाहते हैं प्रकाश जी, हम आपके घर में नहीं रह सकते। ये घर भूतिया है। आप हमारे डिपॉजिट के पैसे लौटा दीजिए, हमें जाना है। खबरदार संजय जी, जो आपने मेरे घर को बदनाम करने की कोशिश भी की तो मेरा घर कोई भूतिया नहीं है। अगर आपको कहीं और इससे बेहतर प्लेस मिल गई है तो आप जा सकते हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। नया किराएदार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू। अरे पर क्या कहा ओनर ने? उन्होंने हमारे डिपॉजिट के पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब जब तक उन्हें न्यू रेंटर नहीं मिल जाता वो पैसे नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? चलो मान लिया चले जाते हैं, तो इतने सारे सामान को ले जाकर रखेंगे कहाँ? बात करती है। वैसे अभी मेरे पास दूसरे घर को लेने के लिए डिपॉजिट के पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते यहीं रहना होगा। अरे संजय, पर यहाँ भूत रहता है, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे उसके साथ? संजय, तुम्हारा कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा? और इसलिए तुम उस लड़की को पाने के लिए मुझे यहाँ भूत से मरवाने के लिए लेकर आए हो? बोलो। ओ फिल्मी, नौटंकी बंद कर मेरी माँ। मेरा तो तेरे साथ कोई भी चक्कर नहीं है, माफ कर मुझे। जीजू, यार ये आप क्या बोले जा रहे हो? अरे निकलो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तुम जैसे रिश्तेदार होने के बाद भी वो भूत अटैक कर गया, मतलब तुम्हारे ही खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा। दीदी, ए जी, चिल्लाओ मत और ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे पास इस भूत का भूत भगाने का एक जबरदस्त आइडिया है।
मतलब बताइए। आई हेट यू बोथ। फिर भी सुनो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। इत्तेफाक से वो भी मुझे जानते हैं। बाबा भूत भगाने में माहिर हैं। मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। उनके आते ही भूत भाग जाएगा और काम हो जाएगा। हमें यहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसी रही? दीदी, जीजू सठिया गए हैं। आप दोनों को मरने का शौक है तो मरिए इस भूतिया घर में भूत के हाथों। मैं तो जा रहा हूँ। जीजू, जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन लगाइए। जिंदा रहे तो मिल ही लेंगे। हेलो बाबा, मैं संजय बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आनंद नगर बंगलो नंबर 5 में आ जाइए। इस घर में भूत है। उसने हमें घर में बंद कर दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। बच्चा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिणा कितनी दोगे? अरे बाबा, कितनी चाहिए आपको? दे दो एक। बाबा, आप एक क्या 2000 लीजिएगा, पर आ जाइए। 2000? मैं तो 100 सोच रहा था। ये 2000 दे रहा है। तू कितने दे रहा है? बाबा, मेरे पास तो निवारण के लिए बस 50-100 ही हैं। जा, तू काला। फिलहाल मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। लेकिन जीजू, हनुमान चालीसा पढ़ ले। मैंने फिल्मों में देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत नहीं आते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा पूरी पढ़ना। अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भगवान की इंसल्ट करने के लिए तुम सबको उठा उठा के पटकूंगा। उठा उठा के पटकूंगा। तुम दोनों को पूरी हनुमान चालीसा आती है क्या? नहीं। मर गए। तुम रुके और मैं शुरू हुआ। जीजू, बचाइए मुझे। संजय, मुझे बचाओ। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे होते हुए तू इन्हें नहीं मार सकता। तांत्रिक बाबा आ गए। मेरे होते हुए किसी भी भूत पिशाच की क्या मजाल जो मेरे शिष्यों का बाल भी बांका कर सके। तू कौन है? मैं हूँ बाबाओं का बाबा, कालों का काल। नाम है शाकाल। जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की जरूरतें भी बदलती गई। पहले इंसान सिर्फ खा पी कर खुश रहता था, पर अब उसे दूसरे सुख भी चाहिए जिसकी उसे ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अब इन सुखों की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब इंसान जानवर की तरह बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उससे भी बदतर, क्योंकि किस इंसान को आज के जमाने में किस चीज की आदत लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। एक रात कुछ लोग एक औरत की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान में काम करने वाले नसीर ने हमेशा की तरह एक गड्ढा खोदा और उसमें उस औरत को दफन कर दिया। लाश को दफन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसीर भी पास में ही एक कुटिया में रहता था। उसने भी अपना काम पूरा किया और अपने घर चला गया। नसीर अपने घर में अकेला रहता था। उसके ऐसे काम के कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका परिवार भी उससे अलग रहता था। 2 दिन बाद फिर से एक आदमी की लाश लेकर कुछ लोग आए। जब नसीर गड्ढा खोद रहा था तभी एक आदमी की नजर पास के कब्र पर पड़ी जहां 2 दिन पहले उसकी बीवी को दफनाया था। अरे, इस कब्र को क्या हुआ?
ऐसा लगता है किसी ने यहाँ फिर से खुदाई की थी। नसीर सुनो, वो होने के बाद इसे भी वापस खोदना है। छोड़ दीजिए ना साहब, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ देते हो? किसी जानवर का काम होगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चलो जल्दी। उस आदमी की लाश को दफन करने के बाद नसीर ने उस आदमी की बीवी की कब्र फिर से खोदनी शुरू की। कब्र पूरी तरह खोदने के बाद सारे लोग डर गए। किसी को जरा भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अंदर से उस औरत की लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो उसे यहाँ गाड़ा था, फिर कहाँ गई उसकी लाश? नसीर, लाश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं भी 2 दिन बाद ही आया हूँ यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश को चुराया हो? पर कोई लाश क्यों चुराएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। हम घर चलकर सोचते हैं कि क्या करना है, तब तक तुम घर चलो। नसीर, इसे वापस ढक दो और ध्यान रखो। सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग जमा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें इन्हीं घर के पास या फिर खेतों में दफनाना चाहिए। कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर घर के पास दफनाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, खेतों की तरफ जो बंजर जमीन है उसमें दफनाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी नसीर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग खेत में लाश को दफन करने वापस आ गए। चलो, कब्रिस्तान में न सही, पर वहाँ लाश सुरक्षित तो रहेगी। सही कहा तुमने, अब चलो। कुछ दिन बाद वो आदमी अपनी बीवी की कब्र देखने फिर आया, पर इस बार वो बगल वाली कब्र देखकर चौंक गया। इस आदमी की कब्र तो वैसी की वैसी ही है, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? वो इसी दुख में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ? आज फिर कोई मर गया क्या? नहीं, हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हुआ क्या? हमने जिस बुढ़िया की लाश खेतों के पास दफनाई थी, वो अब वहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। हमने जहाँ रंगा के भाई को दफनाया था, वो जगह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और परसों हमने बाला के बाप को खेतों के पास दफनाया था, उसकी लाश भी सही सलामत है। इसका मतलब ये चोर सिर्फ औरतों की लाशों को चुराता है, लेकिन ये उनका क्या करता है, कहाँ रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद नसीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है और खून की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। खाने में कुछ अलग खाया था? गरीब आदमी हो साहब, थोड़ी सी रोटी खाकर सो जाता हूँ। डॉक्टर ने नसीर को अच्छी तरह से देखा और सारे टेस्ट किए। देखो नसीर, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुझे भी ठीक से अंदाजा नहीं है कि तुम्हें असल में क्या हुआ है, पर हाँ, एक बात है। डॉक्टर कहते कहते अचानक रुक गए। नसीर डर गया। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, बस 1 या 2 हफ्ता। लेकिन ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हो गई? इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रात के समय जब डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने कब्रिस्तान से कुछ आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कोई आदमी कब्र खोदकर लाश को अपने कंधे पर डालकर ले जा रहा है। लगता है ये वही लाश चोर है। ये अच्छा मौका है, आज इसे पकड़ना ही होगा। डॉक्टर
भागता हुआ कब्रिस्तान में गया, पर जब तक वो उस चोर तक पहुंचता, वो चोर वहां से लाश लेकर भाग चुका था। डॉक्टर ने पूरे कब्रिस्तान में घूम कर देखा, पर उसे वो चोर कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर निराश होकर कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर नसीर की कुटिया पर पड़ी। अंदर रोशनी थी। ये नसीर अब तक सोया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे भी बीमार है बेचारा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयानक थी कि डॉक्टर को चक्कर आने लगे, और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ा। ये बदबू किस चीज की है? पता नहीं ये नसीर इस बदबू में कैसे रहता है। इसी की वजह से बीमार पड़ा होगा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के अंदर आया, डर के मारे उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को अब पूरी बात समझ में आ गई। एक तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी, और दूसरी बात, वो बहुत डर गया था। वो वैसे ही लोगों के पास पहुंचा। वो सब लाशें नसीर ने ही चुराई थी। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लाशें अधनंगी हालत में पड़ी थी, और इससे भयानक बात यह है कि वो लाशों को चुराकर उनके साथ सेक्स करता था, और इसी वजह से उसे नेक्रोफिलिया नाम की खतरनाक बीमारी हुई, जिससे अब वो मरने वाला है। नसीर की सच्चाई जानने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसी की कुटिया में मरते दम तक कैद किया, और सारी लाशों को आदरपूर्वक फिर से दफना दिया। आदित्य एक नदी के किनारे आग जलाकर बैठा था। चारों ओर अंधेरा था। नदी का पानी जैसे संगीत बनकर उसके कानों में गूंज रहा हो, और आदित्य आंखें बंद करके नेचर का मजा ले रहा था। अचानक आदित्य के पैर को कोई चीज चुभी। आदित्य ने नजरअंदाज किया और फिर से आंखें बंद कर ली। फिर आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके पैर को किसी ने कस के पकड़ा हो। वो आंखें खोलता इससे पहले ही कोई आदित्य को खींचते हुए नदी के पानी में ले गया। ये कैसा सपना था? सपने में भी जान निकल गई। एक तो मुझे तैरना नहीं आता, ऊपर से ये पानी के सपने। चलो अब सो जाता हूँ, कल कॉलेज भी तो जाना है। अगली सुबह आदित्य कॉलेज गया। कॉलेज में आदित्य का बेस्ट फ्रेंड था जय। आदित्य ने जय को अपने सपने के बारे में बताया। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुझे हमेशा पानी के ही सपने क्यों आते हैं? क्या तेरी पानी से कोई पुरानी दुश्मनी है? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन एक बात तो है, मुझे हमेशा एक गांव भी नजर आता है सपने में, विहार नाम का एक गांव। क्या नाम बताया तूने आदित्य? विहार गांव का बोर्ड मुझे हमेशा दिखाई देता है। विहार गांव, ये तो राजस्थान में आता है ना? हाँ, लेकिन मैं बचपन से मुंबई में रहता हूँ, विहार गांव से मेरा क्या संबंध? तभी बेल बजती है। अच्छा चल, क्लास का टाइम हो गया है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। शाम को आदित्य हॉस्टल लौट तो आया, लेकिन वो रात भर विहार गांव के बारे में सोचता रहा। अगले दिन आदित्य इंटरनेट पर राजस्थान के विहार गांव के बारे में सर्च करता रहा। उसके बाद जैसे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई हो, और वो उसी रात विहार जाने के लिए निकल पड़ा। 10 घंटे सफर करने के बाद आखिरकार आदित्य विहार गांव पहुंच गया। गांव की दहलीज पर गांव के नाम का बोर्ड लगा था। वो वैसा ही बोर्ड था जैसा आदित्य ने अपने सपने में देखा था। ये कैसे हो सकता है? सेम टू सेम बोर्ड मेरे सपने में कैसे आ सकता है? गांव में जाकर वो गांव के सरपंच से मिला। जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं मुंबई से आया हूँ। विहार गांव की परंपराओं के बारे में जानकारी लिखने आया हूँ। क्या कुछ दिन मैं यहाँ रुक सकता हूँ? ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है कि तुम हमारे गांव के बारे में लिखना चाहते हो। सरपंच ने गांव के धर्मशाला में आदित्य का रहने का इंतजाम किया। रात को सरपंच खुद आदित्य के लिए खाना लेकर गए। देखो बेटा, तुम हमारे गांव के बारे में लिख रहे हो, इसीलिए तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ।
हमारे गांव में शाम के 7 बजे के बाद कोई भी नदी या तालाब के पास नहीं जाता, तो तुम भी 7 बजे के बाद यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? ठीक है सरपंच जी, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? मतलब 7 बजे के बाद नदी किनारे ऐसा क्या होता है? देखो बेटा, तुम शहर से आए हो, शायद तुम इन सब बातों पर विश्वास ना करो, लेकिन हम मानते हैं 7 बजे के बाद इंसानों के लिए वहां खतरा होता है, इसलिए कह रहा हूं बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से निकल गए। आदित्य ने खाना खाया और सो गया। अगले दिन आदित्य गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे पता भी नहीं चला कि वो गांव के पुराने महल के पास पहुंच गया। महल बाहर से बहुत ही खूबसूरत था। महल को देखकर आदित्य जैसे उसके करीब खिंचता जा रहा था। वो महल के गेट के बाहर पहुंच गया। वो अंदर जाने ही वाला था कि गांव के सरपंच ने उसे पीछे खींच लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? सरपंच जी, आपने तो नदी किनारे जाने से मना किया था ना? ये तो कितना खूबसूरत महल है। खूबसूरत महल? कौन सा खूबसूरत महल? आदित्य ने देखा तो वहाँ कोई महल नहीं था, बल्कि वो नदी के किनारे खड़ा था। आदित्य को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन सरपंच जी शायद कुछ समझ गए थे। आदित्य वापस धर्मशाला में लौट आया। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। धर्मशाला में जब आदित्य उसके साथ घटी घटना के बारे में सोच रहा था, सरपंच जी वहां पर आ गए। आदित्य बेटा, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद तुम उस पर भरोसा ना कर सको, लेकिन हमारे गांव को पंडुबा का श्राप है। पंडुबा? ये कौन है और इसने क्या श्राप दिया है विहार गांव को? सरपंच जी ने बताया कि तकरीबन 200 साल पहले हमारा गांव नहीं एक राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा सूर्यभान रायजादा थे। सूर्यभान रायजादा का नाम सुनकर आदित्य चौंक गया। सरपंच ने बताया कि वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे। अपने राज्य में वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करते थे और धीरे धीरे राज्य का रोजगार भी कम होने लगा। लोगों को अनाज की कमी होने लगी। लोग भूखों मरने लगे। गांव में पांडु नाम का एक गरीब किसान था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। सुनिए, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। कल भी बच्चे भूखे सोए थे और आज भी ऐसे ही सोएंगे क्या? आप बाहर जाकर जरा अनाज का इंतजाम तो कीजिए। पूरे राज्य में अनाज की कमी है। अब तो कोई भीख भी नहीं देता। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पांडु उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। थोड़ी देर आगे जाकर उसने देखा कि कुछ लोग बोरी में अनाज भरकर महल की तरफ जा रहे हैं। पांडु की भूख और अपने परिवार की चिंता ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया और उसने अनाज की चोरी की। ये बात जब राजा सूर्यभान को पता चली तो उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से पांडु को मौत की सजा सुनाई। इसने हमारे राज्य में रहकर हमारा अनाज चुराने का अपराध किया है। इसे ऐसी सजा दी जाए कि आगे ऐसा कोई भी करने की हिम्मत ना करे। पांडु के हाथ पैर बांधे और उसे एक पत्थर से बांध दिया। पांडु विनती करता रहा कि उसे छोड़ दे। उसके परिवार को उसकी जरूरत है, लेकिन राजा ने पांडु को नदी के बीचों बीच पानी में फेंक दिया। तब से पांडु की आत्मा पंडुबा बनकर सारे लोगों से अपना प्रतिशोध ले रही है। रात के वक्त पंडुबा पानी से बाहर आता है और सामने अगर कोई भी इंसान दिखे तो उसे मारकर उसका मांस खाता है। क्या आपके पास कोई तस्वीर है राजा सूर्यभान के परिवार की? हाँ है। सरपंच जी ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें राजा सूर्यभान और उसके परिवार की सारी कहानी थी और आखिरी पन्ने पर पूरे परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर आदित्य चौंक गया क्योंकि उसमें उसके दादाजी की जवानी की भी तस्वीर थी। ये कौन है सरपंच जी? ये राजा प्रताप रायजादा है। सूर्यभान रायजादा के पोते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे दादाजी हैं। इनकी तस्वीर भी हमारे घर में लगी है और मेरा नाम आदित्य रायजादा है। मैं ये तो जानता था कि तुम्हारा राजा सूर्यभान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है,
इसीलिए तुम्हें वो महल दिखाई दिया जो कई सालों पहले पानी में डूब गया था। सरपंच ने बताया कि पांडु के मरने के बाद उसकी आत्मा ने राज्य के पीने का पानी यानी नदी पर अपना घेरा बनाया। गांव का कोई भी आदमी रात को नदी के पास जाता तो पांडु उसे मार देता। एक दिन जब राजा सूर्यभान ने तांत्रिक को बुलाकर पांडु की आत्मा को यानी पंडुबा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पंडुबा ने सबको मार डाला और राजा सूर्यभान के सारे वंशज खत्म करने की बात की। और कुछ दिन बाद ही पंडुबा ने राजा के एक पुत्र की जान ले ली जो रात में शिकार के लिए गया था। फिर दूसरे बेटे को भी मार डाला। पंडुबा की बात को सच होता देख उन्होंने अपने पोते को शहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद ही राजा सूर्यभान की लाश उन्हीं के महल के पीछे वाली कुएं में मिली। उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। पूरी कहानी बताकर सरपंच जी वहाँ से निकल गए। बाहर पूरा पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे नदी में बाढ़ आने लगी और नदी का पानी गांव में आ गया और धर्मशाला में भी पानी भर गया। धीरे धीरे पानी आदित्य की घुटनों तक पहुंच गया। आदित्य ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो! कौन है? अचानक आदित्य के पैरों के पास से पानी के बुलबुले निकलने लगे और थोड़ी ही देर बाद पानी के अंदर से पंडुबा बाहर निकला। पूरा काला नीला सड़ा हुआ शरीर जिसमें से गंदी बदबू आ रही थी। लाल भयानक आंखें, नुकीले दांत, पीठ पर कुबड़ और लंबे लंबे हाथ पैर। उसका ये भयानक शरीर देखकर आदित्य डर गया और जोर से चीखने लगा। बचाओ! बचाओ! मुझे छोड़ दो! जाने दो मुझे! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आदित्य चीखता रहा, लेकिन बाहर की बारिश, तेज हवाएं और कड़कती बिजली में उसकी आवाज कहीं दफन सी हो गई। मुझे भूख लगी है। बरसों की मेरी भूख आज शांत होगी जब मैं सूर्यभान के आखिरी वंशज को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आदित्य ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पंडुबा ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे नोच नोच कर खाना शुरू किया। कुछ देर बाद आदित्य ने अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब गांव वाले धर्मशाला पहुंचे तो उन्हें आदित्य की आधी सड़ी हुई लाश मिली।